Good morning, friends. Hope you all are fine. Today we are going to start our biology's first chapter, The Living World, which is the chapter of 11th standard. First of all, before going to start the chapter, my question about this chapter is what is living? Here are some basic differences between living and non-living. The first difference is each living being is a complex entity which is formed of one or more cells. The cells are made up of protoplasm, popularly called living matter. Composition of living matter is we already know. However, we have not yet been able to create a protoplasm because of lack of organization of biomolecules. Protoplasm and cellular structures are absent in viruses and in non-living organisms. It is the first difference between living and non-living. The second difference यानी कि जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी प्रॉपर एक सेल होती है जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है. व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जो हमारा साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है दैट इज प्रोटोप्लाज्म. ये हमारे सेल का लिविंग मैटर होता है. इसकी कंपोजिशन जो है वो हमें पता है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं क्रिएट कर पाए हैं, बना नहीं पाए हैं, क्योंकि हम बायोमोलिक्यूल्स की प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाते हैं. इस वजह से जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो वायरसेस में एब्सेंट होता है और नॉन लिविंग्स जो होते हैं उनमें नहीं है. तो हमारी जो लिविंग होती हैं उनकी एक पर्टिकुलर सेल होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है सेल की. जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है. सेकेंड डिफरेंस इज ऑर्गेनाइजेशन. ए लिविंग बीइंग हैज एन ऑर्गेनाइजेशन. इनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है. लिविंग बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट्स विच कोऑपरेट विद वन अनदर फॉर द वेल बीइंग ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म. सारे जो हमारे सेल्स होती हैं और सेल्स के जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, साथ काम करते हैं एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन बनाए रखने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर फंक्शन करने के लिए. A living being has multiple level organization. Each level of organization has own properties which are not found in constituents. A cellular organization develop a property not found in its interacting molecule component. The living cell has its own characteristics not found in its organelles. A tissue is able to have the trait not found in its constituent cells. कह रहा है कि बहुत सारी सेल्स जो हैं वो कंबाइनली टिश्यू बनाती हैं. जो सेल जो डिफरेंट ऑर्गेनीज की हेल्प से प्रॉपरली फंक्शन करती है. जो प्रॉपर्टी सेल की होती है वो उसकी ऑर्गेनीज की नहीं हो सकती. हर एक ऑर्गेनीज की अलग अलग प्रॉपर्टी है और कंबाइनली एक सेल को एक स्ट्रक्चर देते हैं, एक सेल को फंक्शनल बनाते हैं. इसी तरह जो टिश्यू होता है, टिश्यू का अपना एक फंक्शन होता है. सेल का अलग फंक्शन होता है, टिश्यू का अलग होता है. सेल्स जो है वो कंबाइनली एक टिश्यू को फंक्शनल बनाती हैं. आवर नेक्स्ट डिफरेंस इज अबाउट एनर्जी. लिविंग बीइंग्स कॉन्स्टेंटली रिक्वायर एनर्जी नॉट ओनली टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज और टेंडेंसी टू रैंडमनेस. द सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज फूड. इट इज रिक्वायर्ड बाय एवरी सेल ऑफ द बॉडी. कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि नॉन लिविंग्स को क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं करना होता है. इसलिए जो एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. और बॉडी के हर एक सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है. और नेक्स्ट डिफरेंस इज होम्योस्टेसिस. द होम्योस्टेसिस a favorable internal environment suitable for the functioning of our body organs is present in every living being. हमारी बॉडी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे नेचर में, उन सभी की बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए एक सुटेबल इंटरनल सुटेबल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है. और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस. इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. Change in external environment do not have much impact on our internal environment.
as the living beings. Sorry for interruption. The living beings have self-regulating system to adjust sorry and maintain the internal environment. The phenomena is called homeostasis. कह रहा है कि हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बार बार चेंज होता रहता है, लेकिन जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो जल्दी से चेंज नहीं होता है. हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने की, मेंटेन करने की, और उसे हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं. और ये क्वालिटी हमारे लिविंग नॉन लिविंग्स में एब्सेंट होती है. और नेक्स्ट डिफरेंस इज मेटाबॉलिज्म. All organisms, whether unicellular or multicellular, plants, animal, fungi or microbes, operate a network of thousands of chemical reactions. बहुत सारी chemical reactions होती हैं हमारे, चाहे कोई भी organism है हमारा. The sum of all the chemical reactions occurring in the organism due to specific interaction amongst different type of molecules within the interior of cells is called metabolism. जितनी भी हमारी बॉडी में तोड़ फोड़ होती है, फूड्स टूट रहा है, हमें एनर्जी दे रहा है, मटेरियल्स जैसे फोटोसिंथेसिस में डिफरेंट पार्ट्स जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वो सब जुड़ रहे हैं. और जो रिएक्शन है दैट इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म के दो मेन पार्ट्स होते हैं, दैट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म का मतलब होता है टू जॉइन, किसी चीज़ को जोड़ना. जैसे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, इन सबको जोड़ते हुए क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस में एनर्जी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. तो जोड़ने की क्रिया है, जोड़ने की जो प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को और ग्लूकोज बना रहा है, उससे जोड़ने का जो सिस्टम है दैट इज एनाबॉलिज्म. उसके बाद उसी ग्लूकोज को हम यूज़ करते हैं, प्लांट्स भी यूज़ करते हैं सम पार्ट उसका, और हम भी यूज़ करते हैं. तो ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, और ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 वो ब्रेक डाउन होके एनर्जी रिलीज करता है. तो ये जो कंबाइंड रिएक्शन है जिसमें एक चीज़ टूट के, ग्लूकोज टूट के डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इसे क्या कहते हैं हम, कैटाबॉलिज्म. और नेक्स्ट डिफरेंस इज ग्रोथ. द ग्रोथ इज ए इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास ऑफ इंडिविजुअल. कह रहा है कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, किया जा सकता. जो जिस इंसान की हाइट, जिस ऑर्गेनिज्म की हाइट बढ़ गई उसे दोबारा से छोटा नहीं किया जा सकता. जिसकी ग्रोथ एक बार हो गई उसे वापस से रिवर्ट नहीं कर सकते. तो जो ग्रोथ है वो सिर्फ हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो हमारे नॉन लिविंग्स हैं इनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो नहीं होती है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल्स एंड फॉर्म ए cells inside the body. Such a method is called इंटरसेप्शंस. कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म इंटरनल ग्रोथ शो करते हैं, इंटरनली मटेरियल्स को ऐड करते हैं और एक नई सेल्स बनाते हैं, हमारी बॉडी में ऐड करते हैं, उस मेथड को क्या कहते हैं हम, इंटरसेप्शंस. ओके. उसके बाद क्या कह रहा है, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो ही नहीं करते हैं. कुछ जो हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमने देखा है कि उनके ऊपर धूल, सेडिमेंटेशन रॉक के बारे में पढ़ा था कि बार बार धूल मिट्टी जमा होने से हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो ऑक्सीजन अमाउंट की वजह से जो धूल मिट्टी है वो रॉक की फॉर्म ले लेती है. दैट्स वाई इट विल मेक ए सेडिमेंटेशन रॉक. तो हमारी जो ग्रोथ है वो लिविंग होती है, नॉन लिविंग्स में नहीं होती. जो नॉन लिविंग्स में होती है ग्रोथ, यानी कि जो हमारे स्टोन्स ऐड हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स ऐड हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, असर्शन. इसे क्या कहेंगे हम, असर्शन कहेंगे. जब ऑर्गेनिजम्स हो या नॉन, जैसे ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो धीरे धीरे टूटने लगती हैं, बिखरने लगती हैं, उनकी अमाउंट कहते हैं डी ग्रोथ. उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है कॉन्शियसनेस.